खुद सरकार ने अडानी के खिलाफ जांचों को पिछले दरवाजे से बंद कर दिया। सर, हम पतंजलि से टैक्स क्यों नहीं ले रहे? अरे बाबा हैं वो, उन पर टैक्स लगा दिया तो श्राप लग जाएगा, तो आईआईटी दिल्ली को जीएसटी नोटिस भेज दें। हाँ, उनसे वसूलो। वैसे भी अगर ज्यादा बढ़ गए तो हमें वोट नहीं देंगे। 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें बीजेपी में ऐसे विधायक और सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। सर, इस बार तो चुनाव हार गए, अगली बारी के लिए क्या तैयारी करें? अगली बार मैं किसी बंदे को टपकाऊंगा, किसी महिला को छेड़ूंगा और बहुत बड़े घोटाले करूंगा, बड़ा अपराधी बनूंगा। अगले महीने हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से 5 साल बाद जनता के बीच नेता पहुंचे हुए हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे ही एक बयान दिया है हरियाणा कैबिनेट मंत्री दलाल ने, जेपी दलाल ने। आप ये वीडियो देखिए। भाई कांग्रेस आओगे, अरे खसमा इतना रोला कर रखा था जब भी दिया दिए 40-42 है। अरे मैं तो भूडे थे भूडे जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उत्सुक हो जा, हमारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ दे। ये वीडियो है भिवानी का, जहां पर जेपी दलाल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं, प्रदेश में चारों तरफ शोर मच रहा है कि कांग्रेस आएगी। इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में ऐसे ही रोला मचा था, उसके बावजूद भी आधी हो पाई। इस बार तो बात 40-42 की है और इस बार बुरी से बुरी भगवान हमसे नाराज भी हो गया और कोई ऊक चूक हो गई और कांग्रेस आ भी गई, तो हमारे दिल्ली आड़े छठा महीना कौन पकड़न दे। इसका मतलब है कि दिल्ली वाले 6 महीने भी सरकार नहीं चलने देंगे। सर, अगर हम हरियाणा में चुनाव हार गए तो आप 6 महीनों में सरकार बदल दोगे ना? अरे तुम अपना खुद देखो, मैं खुद नीतीश और नायडू के भरोसे हूँ। सर, ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप कर सकते हैं। अबे कर सकता तो वक्फ बोर्ड बिल, सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल, यूपीएससी में लेटरल एंट्री से यूटर्न लेना पड़ता मुझे। बीते हफ्ते कलेक्टिव रिपोर्टर्स की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह पता चला कि खुद सरकार ने अडानी के खिलाफ जांचों को पिछले दरवाजे से बंद कर दिया। देखिए, साल 2015-16 में भारत की तस्करी विरोधी एजेंसी यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक जांच शुरू की थी। इस जांच में भारत के कुछ बड़े व्यापारिक घरानों का नाम सामने आया, जिसमें अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, SR ग्रुप, जिंदल आदि शामिल थे। उस समय जांच एजेंसी DRI ने इन कंपनियों के खिलाफ जांच करते हुए बताया था कि कैसे इंडोनेशिया से इंपोर्टेड कोयले की कीमतें बढ़ाकर इन्होंने आम जनता को करोड़ों रुपए का धोखा दिया था। जब इस मुद्दे पर संसद में सवाल उठाए गए तो सरकार ने कहा कि अभी जांच चल रही है, लेकिन DRI की यह जांच कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले 9 सालों में सरकार ने संसद में कम से कम 7 बार ये वादा किया है कि अडानी ग्रुप और अन्य कंपनियों के खिलाफ कथित तौर पर जो घोटाले हैं उनकी जांच चल रही है, लेकिन ये वादा सिर्फ वादा ही रहा। ना कभी जांच पूरी हो पाई, ना कभी जनता के सामने सच्चाई आ पाई, और सरकार ने यह कहते हुए कि इस जांच में बहुत टाइम लग रहा है, सरकार ने जांच को ही बंद कर दिया। सर, ये डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें अडानी ग्रुप ने कितना घोटाला किया है। मैंने DRI को इसकी रिपोर्ट दे दी है, वो जांच करेगी। अबे रोको DRI को, वो हमारे पोपो के भी पोपो हैं। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। बीते हफ्ते आईआईटी दिल्ली को जीएसटी विभाग ने 120 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में साल 2017 से 2022 के बीच जो रिसर्च पर पैसे खर्च किए गए थे, उन पर 120 करोड़ रुपए का जीएसटी और इसके अलावा जुर्माना और ब्याज भी था। साथ ही इस नोटिस में 30 दिन ये बताने के लिए दिए गए कि हम आपसे जीएसटी क्यों ना लें। शायद आईआईटी दिल्ली अच्छा काम कर रही थी, इसलिए उनको ये नोटिस मिला है। अब दूसरी तरफ देखिए, बाबा रामदेव की कंपनी से जुड़ी रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को साल 2021 से 5 साल तक के लिए टैक्स में छूट दे दी गई, और साथ ही संस्था को डोनेशन देने वाला भी टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। क्या बात है? मतलब कि कोई व्यक्ति या फिर संस्था पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को कुछ दान देता है तो वह अपने इस दान के बराबर की राशि अपने टैक्सेबल इनकम से घटा सकता है और उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। अक्सर इस तरह की छूट किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर साइंटिफिक रिसर्च में लगी संस्था को दी जाती है, लेकिन हमारा देश तो महान है, इसलिए आईआईटी दिल्ली को नोटिस और पतंजलि को टैक्स में छूट दी गई। और आपको बता दूं, पतंजलि वही कंपनी है जब कोविड-19 में लोग मारे जा रहे थे तो एक कोरोनिल नाम की फर्जी दवाई बनाकर लोगों को ठग रही थी, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिलावट पाए जाने पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जुर्माने और फटकार भी लगाई है। सर, हम पतंजलि से टैक्स क्यों नहीं ले रहे? अरे बाबा हैं वो, उन पर टैक्स लगा दिया तो श्राप लग जाएगा, तो आईआईटी दिल्ली को जीएसटी नोटिस भेज दें। हाँ, उनसे वसूलो। वैसे भी अगर ज्यादा बढ़ गए तो हमें वोट नहीं देंगे। अबे साले। बीते हफ्ते एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स यानी ADR की एक नई रिपोर्ट सामने आई,
जिसमें बताया गया है कि 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इन 151 विधायकों और सांसदों में से 16 मौजूदा सांसद और बाकी 145 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी में ऐसे विधायक और सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। बीजेपी में ऐसे विधायक और सांसदों की संख्या 54 है, जिसके बाद कांग्रेस में 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17 मौजूदा विधायक सांसदों पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, जहां 25 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 का स्थान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना 15.3% है, वहीं साफ छवि वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना 3.3% है। आयरनी देखिए, हमारे देश में जो नेता जितना बड़ा अपराधी, उसके जीतने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। सर, इस बार तो चुनाव हार गए, अगली बारी के लिए क्या तैयारी करें? अगली बार मैं किसी बंदे को टपकाऊंगा, किसी महिला को छेड़ूंगा और बहुत बड़े घोटाले करूंगा, बड़ा अपराधी बनूंगा। ये भी ठीक है। इसी महीने 5 अगस्त को 2 घंटे की बारिश के बाद गुवाहाटी में बाढ़ आ गई। इसके बाद जब हेमंता बिस्वा शर्मा की आलोचना हुई तो बढ़ती आलोचना के बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया। वो कहते हैं कि इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार मेघालय में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। शर्मा जी ने आरोप लगाया कि ये यूनिवर्सिटी बाढ़ जिहाद फैला रही है। अब क्या इन बयानों में सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2008 में स्थित इस यूनिवर्सिटी का मालिकाना हक है असम में रहने वाले करीमगंज जिले के बंगाली मूल के मुस्लिम महबूबुल हक के पास। एक्चुअली हेमंता जी ध्रुवीकरण की आड़ में अपने फेलियर्स को छुपा रहे हैं, और यही बात जब यूनिवर्सिटी ने कही तो हेमंता जी का एक नया बयान सामने आया। इस बयान में वो कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चों को वो राज्य में सरकारी नौकरियों से वंचित कर देंगे। सर, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ऐसा करो महंगाई जिहाद घोषित कर दो। सर, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है, तो बेरोजगारी जिहाद घोषित कर दो। सर, बाढ़ भी आई हुई है। अच्छा, बाढ़, तो ऐसा करो बाढ़ जिहाद घोषित कर दो। तीसरी, चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकेती की तरफ। बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है जो अदालत में ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली थी, जिसके चलते विनेश फोगाट ने इस मामले को रखते हुए ट्वीट किया। इसके बाद फिर लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करने लगे। फिर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी है और दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट के ट्वीट का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि पहलवानों को प्रदान की गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, बल्कि PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को फायरिंग और ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए वापस बुलाया गया था। अब वो वापस जा चुके हैं, आज रात तक पहुंच जाएंगे। अगर सुरक्षा कर्मी के पहुंचने में देरी हुई है तो उसकी जांच की जा रही है। मतलब वाह, सुनवाई से ठीक पहले उसको ट्रेनिंग पर्पज के लिए बुलाया और फिर विनेश फोगाट के ट्वीट के बाद बोला कि पहुंचने में देरी हो गई थी। तो क्या ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं लगता? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगली बकेती है पटना से। यहाँ पर SC ST में सब कैटेगरी बनाए जाने को लेकर लोग भारत बंद के तहत प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर SDM श्रीकांत कुंडली खड़लेकर ने उन लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया, लेकिन जब पुलिस वाले उन लोगों पर लाठी बरसा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने SDM को भी लाठी मार दी। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? सुना था ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद लग रहा है कि अब देर भी नहीं। पिछले हफ्ते लॉर्ड महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू किया और उसमें उसने भर भर कर बकेतियां की। अब खुद ये वीडियो देख लीजिए। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। वो रोटियां खाई। पहले आप अनाज को गाय को खिलाइए, फिर जब गाय गोबर कर देगी तो उसमें अनाज निकलेगा, उसको धोइए और पिसवाइए, फिर उसकी रोटी बनवाइए, फिर उसको खाइए। मैं भी ऐसे ही खाता हूँ। ये हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं हमारे महाराज अनिरुद्धाचार्य के। एक्चुअली हमें तो लगता है कि महाराज अनिरुद्धाचार्य का ज्ञान और लॉजिक ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। खैर चलिए, आप लोग ये बताओ कि देश भर में सबसे ज्यादा देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन बांटता है? भाजपा का कार्यकर्ता। अरे मोदी जी, ये सवाल बायोलॉजिकल लोगों से था। वैसे यू गेस राइट मोदी जी, लेकिन बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय गान आता है? नहीं। उन्हें राष्ट्रीय गीत आता है? नहीं। तो क्या फिर उन्हें ये पता है कि तिरंगा कब सीधा है कब उल्टा? नहीं। सर 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 सर, झंडा सीधा करो।
चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं, गोदी मीडिया मोमेंट्स। एक्चुअली आज के इस एपिसोड में हम गोदी मीडिया का कोई मूवमेंट आपके सामने नहीं रखेंगे, बल्कि गोदी मीडिया की वजह से जो समाज में एक जहर फैल रहा है उसका एक नमूना आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हिंदू बहुल इलाका है पंजाबपुरा, जिसे स्थानीय तौर पर वकीलों वाली गली के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर विशाल सक्सेना नाम के एक निवासी ने अपना घर बेच दिया शबनम नाम की एक मुस्लिम महिला को, और यहीं से दिक्कत शुरू हुई। यहाँ के निवासियों ने एक मुस्लिम महिला द्वारा इलाके में घर खरीदने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुस्लिम महिला की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, और पंजाबपुरा के कुछ हिंदू निवासियों ने ये धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो सामूहिक पलायन कर जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय कुछ लोगों ने अपने घर के दरवाजों पर सामूहिक पलायन करने के पोस्टर तक लगा दिए हैं। वहीं पंजाबपुरा की कुछ महिलाओं का कहना है कि अगर मुसलमान उनके इलाके में आएंगे तो उनका बाहर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप लोग एक ब्रेक लीजिए और जरा सोचिए कि इन लोगों में एक मुस्लिम महिला के लिए इतनी नफरत कहां से आई। क्या इन महिलाओं की इस मुस्लिम महिला से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन महिलाओं की जो सोच के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी गोदी मीडिया। क्योंकि गोदी मीडिया आए दिन एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाती रहती है। ये उसी नफरत की एक झलक देखने को मिली है। खैर चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, बीते हफ्ते की अच्छी खबर ये रही कि फाइनली सरकार अब देश में जनगणना करने जा रही है। भारत में जनगणना की प्रोसेस में शामिल 2 सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत में लंबे समय से पेंडिंग जनगणना सितंबर से शुरू होने की संभावना है। वैसे तो यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 और सरकार की लापरवाही के चलते इसमें देरी हुई। लेकिन फाइनली अब ये जनगणना होने जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जनगणना का होना आखिर गुड न्यूज कैसे है। देखिए, फिलहाल जो सरकारी योजनाएं चलती हैं वो 2011 में हुई जनगणना के डेटा सेट के हिसाब से चलती हैं। लेकिन आप ये जानते हो 2011 में और 2024 में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जनसंख्या बदल चुकी है, इसलिए जो पुरानी जनगणना थी वो अब सरकार की सेवाओं पर फिट नहीं बैठती, इसलिए वो कम असरदार नजर आती हैं। जनगणना से ढेर सारे आंकड़े मिलते हैं, जनगणना पे ढेर सारे काम डिपेंड होते हैं, और ये आंकड़े ये जानने के लिए भी बहुत जरूरी हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। इन आंकड़ों की बदौलत ही सरकार राज्य में बजट आवंटित करती है। स्कूलों से लेकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिनमें जनगणना का रोल बहुत बड़ा होता है। चलिए आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आते हैं। ये वीडियो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। इस वीडियो में राहुल गांधी से एक रिपोर्टर पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर्स अपनी स्ट्राइक को बंद कर दें। एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन आप इस पर क्या कहना चाहते हो? इस पर राहुल गांधी कहते हैं, मैं इस मामले में आया हूं, मैं जानता हूं आप इस मामले को उठाना नहीं चाहते, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। इस वीडियो को पोस्ट किया है एक एक्स यूजर मिस्टर सिन्हा ने, और साथ ही लिखा है कि राहुल गांधी ने कोलकाता केस को गैर जरूरी कहा। तो क्या यह सच है? नहीं। आइए सच क्या है हम आपको बताते हैं। ये वीडियो है 20 अगस्त का। दरअसल रायबरेली में 22 साल के एक दलित शख्स की हत्या के बाद राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरे पर गए हुए थे। उस दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया। जब हमने द ट्रिब्यून यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी का ये फुल वीडियो देखा, तब पता चला कि राहुल गांधी ने कोलकाता केस को गैर जरूरी कहा ही नहीं है, और ना ही ये कहा है कि उनका दौरा ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में 2 मिनट 4 सेकंड पर रिपोर्टर ने जब राहुल गांधी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और रेजिडेंट डॉक्टर के इंसिडेंट पर जब बात करने के लिए कहा, तो राहुल गांधी कहते हैं, मैं यहाँ इस मामले के लिए आया हूँ। कोलकाता मामले पर मैं अपना बयान और अपने विचार पहले ही दे चुका हूँ। मैं यहाँ इस मामले को भटकाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस मामले को उठाने आया हूँ। इसके बाद दूसरे रिपोर्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की स्ट्राइक को खत्म करने के लिए कहा है, आपके इस पर क्या विचार हैं? इसके बाद फिर राहुल गांधी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो, और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ। भाई मैं इस मामले के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ आप इस मामले को उठाना नहीं चाहते, भटकाना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। सही है ना? मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, और मैं इस मुद्दे को भटकने की अनुमति नहीं दूंगा। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर इस एपिसोड में आपको मजा आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 सबसे बेस्ट कमेंट्स को
अगले हफ्ते के हाइलाइट्स में शामिल। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू।